हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी से एक निवेदन है, जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। आप सभी बताएंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है जूल, जूल प्रति सेकंड स्क्वायर, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल, यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है। आप सभी बताएंगे कि आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन, यानी कि आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, अनंत 2.5 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनंत, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। आप सभी बताएंगे कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लस में 2 डायोप्टर। देखिए, लेंस की क्षमता निकालने का एक सूत्र होता है P बराबर में 1/f है। जब हम 1 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और फोकस का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यानी कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होगी प्लस में 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। आप सभी बताएंगे कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन है 5, 4, 3, 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, यानी कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, नेत्रपटल द्वारा, पिलियरी मांसपेशी द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलियरी मांसपेशी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, यानी कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शी होता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शी कैसा होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शी उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है यदि एक माध्यम से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। आप सभी बच्चे बताएंगे यदि एक माध्यम से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। ऑप्शन है अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण। यदि एक माध्यम से एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति कैसी होती है।
ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, यानी कि अवतल लेंथ की वायु में शक्ति ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। आप सभी बच्चे बताएंगे कि दो डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए, लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र होता है P बराबर में 1/F। क्षमता का मान दिया है दो डायोप्टर और 1 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर और फोकस दूरी निकालना है तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, यानी कि जो फोकस का मान आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, यहाँ पर अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है और हम सभी जानते हैं कि अवतल लेंस की शक्ति हो, क्षमता हो, सभी ऋणात्मक होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस में 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश की किरण अभिलंब से विचलित हो जाती हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए प्रकाश के किरण अभिलंब से विचलित हो जाती हैं। ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ समानांतर, अभिलंब के नजदीक। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलंब से दूर, यानी कि प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वह अपने अभिलंब से दूर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन है। ऑप्शन है जनरेटर, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरेटर, यानी कि जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जिसके माध्यम से हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता की परमाणु संख्या है। आप सभी बताएंगे कि जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 24, 28, 29, 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30, यानी कि जस्ता की परमाणु संख्या 30 होती है। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है जिंक, चांदी, लोहा, सोना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। आप सभी बताएंगे कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है ध्वनि विधि द्वारा, हाथ से चुनकर, चुंबकत्व विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, यानी कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। आप सभी बताएंगे कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। ऑप्शन है क्लोरीन, पारा, हीलियम, सोडियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। आप सभी बताएंगे कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, यानी कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा यौगिक अम्ल है। आप सभी बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यौगिक अम्ल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H2SO4, जिसका रासायनिक नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यही एक अम्ल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सूचक है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि इन निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सूचक हैं। ऑप्शन है हल्दी, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक कृत्रिम सूचक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा अम्ल बनाता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है। ऑप्शन है जिंक, सोना, लोहा, तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। सोना एक ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन है जिंक, चांदी, सोना, तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। यानी कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जस्ता ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अधातु के बहिर्मंडल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि किसी अधातु के बहिर्मंडल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ऑप्शन बी 4, 5, 6, 7। ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 और ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 5, 6, 7। यानी कि किसी अधातु के बहिर्मंडल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7 हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। ऑप्शन है 15, 2, 16, 4 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। यानी कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या 16 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऑप्शन है जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबा एक ऐसी धातु है जो दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन है खनिज, धातुमल, गैंग, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर की गैंग। यानी कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आप सभी बच्चे बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। ऑप्शन है आघात वर्धनीयता, उत्मीय चालकता, तन्यता और कठोरता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तन्यता। यानी कि धातुओं के तन्यता गुण के कारण धातुओं के लंबे तार बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं
वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।